हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली आईएएस के मंच पर आपका स्वागत है। कर्मयोगी के रूप में हमें परिणित करना है। तो छत्तीसगढ़ शासन ने युवाओं को स्किल डेवलप करने के लिए, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उनमें जो 31 लाख परिवार हैं वो ऐसे हैं जिनकी जो मासिक खपत है वो 100 यूनिट तक। अब ये जो गोधाम योजना है पूर्ववर्ती सरकार की, गोठान योजना का ही संशोधित रूप है, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा गांव है जो पूरी तरीके से टीबी मुक्त। सरकार जो है लगातार जो आईटी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए नई नई योजनाएं ला रही है। जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उस अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कम है। युवान वॉलेंटियर कार्यक्रम लगातार हम सुन रहे हैं। राज्य का जो है वो रजत जयंती वर्ष है। हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली आईएएस के मंच पर आपका स्वागत है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम अपने छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज का नेक्स्ट सेशन है। तो हमारे इस करंट अफेयर्स में हम कुछ पार्ट जुलाई वीकेंड का और कुछ पार्ट अगस्त फर्स्ट वीक का लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आदि सेवा केंद्र व आदि कर्मयोगी अभियान। ये अभियान हाल ही में अगस्त में सरकार ने प्रस्तावित किया है। तो इसमें नाम से ही क्लियर है, आदि सेवा केंद्र और आदि कर्मयोगी अभियान। तो आदि सेवा केंद्र जो है वो आदिवासी क्षेत्र में स्टार्ट होने के कारण इसे आदि सेवा केंद्र कहा गया है। और ये कर्मयोगी अभियान है, इसका मतलब ये है कि आदिवासी क्षेत्र में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको कर्मयोगी के रूप में हमें परिणित करना है। तो इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया है, सरकार आदिवासी बहुल इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर व बुनियादी सुविधाओं को विकास करने की योजना ला रही है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में वहां के लोगों के द्वारा ही वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। ये नेहरू के पंचशील से प्रेरित है। दूसरा ये है कि यदि ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है, इसके द्वारा जो आदिवासी गांव है वहां पर जन भागीदारी से विकास होगा, वहां पर वॉलेंटियर्स डेवलप किए जाएंगे, वहां के युवाओं को ही युवा वॉलेंटियर के रूप में वहां पे डेवलप करेंगे। तो इसमें क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है कि कर्मयोगी अभियान से छत्तीसगढ़ में लगभग 1,32,400 वॉलेंटियर्स को हम प्रशिक्षण देंगे और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ केंद्र खोले जाएंगे। इसे कहा जा रहा है आदिवासी सेवा केंद्र। तो ये आदिवासी सेवा केंद्र क्या है? प्रत्येक गांव में हम एक केंद्र खोलेंगे जिसे आदि सेवा केंद्र कहेंगे। यहाँ पर ये वॉलेंटियर्स आएंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद ये शासन की योजनाओं में हेल्प करेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो ये इस योजना से क्या लाभ होगा? इस योजना से ये लाभ होगा, एक तो वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरा शासन की योजनाओं का उन्हीं के लोगों के द्वारा एग्जीक्यूशन होगा और नक्सलवाद में कमी आएगी। तो ये था हमारा आदि सेवा केंद्र और आदि कर्मयोगी अभियान। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौशल तिहार 2025। तो छत्तीसगढ़ शासन ने युवाओं को स्किल डेवलप करने के लिए, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल तिहार 2025 का आयोजन किया। अब ये जो है कौशल तिहार, इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में कौशल का विकास करना और भारत स्किल और वर्ल्ड स्किल जैसी प्रतियोगिताओं के लिए उनको है, जो युवा हैं उनको तैयार करना। ठीक है, तो अब इसके प्रावधान क्या है? इसके प्रावधान ये है कि ये एक कौशल तिहार के साथ साथ ये एक प्रतियोगिता है। ये जो प्रतियोगिता है ये स्टेट लेवल पे भी होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगी। तो ये जो प्रतियोगिता है इसमें दो जो है एज ग्रुप भाग लेगा। पहला एज ग्रुप वो होगा जो 22 वर्ष का होगा, दूसरा एज ग्रुप होगा जो 22 वर्ष से अधिक का होगा। तो ये जो है इस कौशल तिहार के प्रावधान थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो कौशल तिहार है या कौशल प्रतियोगिता है वो किन ट्रेंड्स में जो है स्किल लोगों को गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी। तो मेजर 10 ट्रेंड्स हैं जो अभी चलन में है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, हेल्थ सेक्टर है, सोशल केयर है। ये जो सारे सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स पे जो भी युवा अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको सेलेक्ट करेंगे और उनको सेलेक्ट करके हम यहाँ से जो भी युवा सेलेक्ट होंगे उनको हम जो वर्ल्ड स्किल होगा 2026 में शंघाई में, वहां पर वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ से जो सिलेक्टेड युवा होंगे इस कौशल तिहार में, वो भारत का प्रतिनिधित्व कहाँ करेंगे? 2026 में शंघाई जो वर्ल्ड स्किल होगा वहां। तो इससे क्या होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में नए नए जो ट्रेंड्स होंगे,
जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, इन ट्रेंड्स में जो युवा है वो रुचि लेंगे और साथ ही अपने आप को अपडेट करेंगे जो स्किल्ड हैं, और रोजगार भी डेवलप होगा। हाफ बिजली बिल योजना में संशोधन। तो पुरानी सरकार ने ये योजना चालू की थी 2019 में। इस योजना में वर्तमान सरकार ने कुछ संशोधन किया है। तो वो संशोधन अगर हम देखेंगे तो पहले जो था वो 400 यूनिट तक की जो हमारी बिजली बिल थी उस पर 50% छूट का प्रावधान था। अभी सरकार ने इस 400 यूनिट की जो सीमा है उसको 100 यूनिट तक कर दिया गया है। तो पहले क्या था, 400 यूनिट तक की जो बिजली बिल था उस पर हमें 50% छूट मिलती थी। अब जो सीमा है वो नई है, कितनी है, 100 यूनिट है। तो इसका कारण क्या है, राज्य सरकार इसका कारण देती है कि राज्य के जितने भी कुल बिजली उपभोक्ता हैं लगभग 70 लाख, उनमें जो 31 लाख परिवार हैं वो ऐसे हैं जिनकी जो मासिक खपत है वो 100 यूनिट तक है। तो ये जो 31 लाख लगभग बीपीएल परिवार है उनकी जो खपत है वो 400 यूनिट से कम 100 यूनिट तक है। दूसरा ये है कि जो एपीएल परिवार है या जो अन्य परिवार हैं वो वर्तमान में सोलर रूफटॉप योजना उनका भी लाभ ले रहे हैं। तो इस योजना से क्या हो रहा है कि वो अपना तो बिजली एक तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो उसको बेच भी सकते हैं। तो इसका कारण ये बताया गया है इस योजना में संशोधन का कि राज्य के जो 31 लाख बिजली उपभोक्ता हैं वो क्या है, उनकी जो बिजली खपत है वो 100 यूनिट से बहुत कम है, लगभग 100 यूनिट है। और दूसरा कारण ये बताया है कि जो अन्य परिवार हैं वो वर्तमान में सोलर रूफटॉप योजना का लाभ ले रहे हैं। अब इस योजना से एक तो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, दूसरा ये है कि परिवारों को जो एक्स्ट्रा बिजली हो रही है उनको बेचकर इनकम भी जनरेट हो रही है। तो इस योजना में संशोधन के राज्य सरकार ने ये 2 कारण बताए हैं। तो इस योजना के बाद हमारा 2 योजना को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो है हाफ बिजली बिल योजना और एक दूसरा है सोलर रूफटॉप योजना। तो पहले हम देखेंगे हाफ बिजली बिल योजना क्या है। तो ये योजना हमने जैसे पहले बताया कि ये 1 मार्च 2019 को पिछली सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ के जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको प्रति 400 यूनिट तक बिजली खपत पर आधा बिजली बिल देने का प्रावधान था। तो ये योजना भी अपने आप में सफल रही, लेकिन जब अभी क्या है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और सोलर रूफटॉप योजना को अपना रहे हैं तो इस योजना में संशोधन किया गया है। तो इस योजना के बाद हम देखेंगे कि सोलर रूफटॉप योजना क्या है। सोलर रूफटॉप योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये जो योजना है वो 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना में जो है हम घरों, भवनों की छत पर सोलर प्लांट लगाकर भवन को सोलर ऊर्जा से जोड़ सकते हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली जो उत्पन्न होती है उसको हम बेच भी सकते हैं। तो ये योजना है, ये 2024 से प्रारंभ हुई है और 2024 से 26-27 तक इस योजना के लिए एक बजट एलोकेट किया है जो है लगभग 75,000 करोड़ रुपए का। तो अगर इस योजना के हम प्रोविजन देखते हैं तो इस योजना में 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का जो सोलर प्लांट है उसको लगाने पर कुछ छूट के प्रावधान किए गए हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति 1 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाता है तो उसे गवर्नमेंट 30,000 तक की सब्सिडी देती है। अगर 2 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाता है तो उसे 60,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है और 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने पर 78,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये जो सोलर प्लांट की इसमें रूफटॉप रेंज है वो 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक है, जिसके लिए अलग अलग सब्सिडी का इसमें लिस्टिंग की गई है। अब इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो भारत की जो 1 करोड़ परिवार हैं उनको हमें मुफ्त विद्युत से जोड़ना है। अब इस योजना का लक्ष्य क्या है, इस योजना का लक्ष्य है ये है कि भारत के लगभग 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराना है और साथ ही सोलर ऊर्जा को बढ़ाना है। अब विशेष ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इस योजना के प्रमोशन के लिए 30,000 तक की राशि के अतिरिक्त अनुदान की वर्तमान में घोषणा की है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग रूफटॉप सोलर योजना की तरफ बढ़ें
और ये योजना राज्य में सफलतापूर्वक लागू है। नेक्स्ट हम अपनी दूसरी योजना की तरफ जाते हैं। तो जहां एक तरफ हम हाफ बिजली बिल योजना को संशोधित किए हैं, वैसे ही दूसरी एक संशोधन के साथ योजना आई है, वो है गौधाम योजना। अब ये जो गौधाम योजना है पूर्ववर्ती सरकार की गोठान योजना का ही संशोधित रूप है, लेकिन इसके उद्देश्य कुछ व्यापक हैं। अगर हम इसके उद्देश्य देखेंगे तो इसके उद्देश्य है राज्य में जो गौ उत्पादों हैं उनको हमको बढ़ावा देना है, प्रमोशन करना है। दूसरा ये है कि हमें इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाना है। तीसरा ये है कि हमें जितने भी गौवंशी पशु हैं उनका हमें वैज्ञानिक विधि से संरक्षण करना है। तीसरा, अगर हम इसके प्रावधान देखेंगे तो इसके उद्देश्य और ज्यादा क्लियर होंगे। ये जो योजना है इसमें मवेशियों के चारे की उचित व्यवस्था की गई है। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि मवेशियों को चारा नहीं मिल पाता, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और यह अगर चारा मिलता है तो वो सही मात्रा में नहीं मिल पाता। उनको किस प्रकार का भोजन चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाता है। तो इसके प्रावधान अगर हम देखेंगे तो मवेशियों की चारे की उचित व्यवस्था के लिए प्रथम वर्ष 10 रुपए पर डे, द्वितीय वर्ष इस योजना के 20 रुपए पर डे, तीसरे साल अगर हम देखेंगे तो 30 रुपए पर डे के हिसाब से सरकार भुगतान करेगी। और अगर हम देखेंगे रोजगार के हिसाब से तो यहाँ सरकार, पहले जो होता था वो चरवाहों को कोई रोजगार नहीं मिलता था या कोई राशि नहीं मिलती थी। अब इस योजना में हमने चरवाहों को 10,916 रुपए का प्रतिमाह मानदेय करने का प्रावधान दिया है। चौथा यह है कि गौ सेवकों को लगभग 13,126 रुपए प्रतिमाह देने का इसमें प्रावधान है। तो इस योजना से एक तो पशुओं का संरक्षण होगा, हमारे चरवाहे और गौ सेवक हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। अगर हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त गांव जो है जिंदा। अब ये जो गांव है वो छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा गांव है जो पूरी तरीके से टीबी मुक्त, इसकी पुष्टि स्वयं हमारे जो उप मुख्यमंत्री है और स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने की है। अब ये जो गांव है ये ही नहीं, कबीरधाम जिले ने टीबी मुक्त अभियान में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम कुछ डेटा की तरफ चले तो राज्य ये जो जिला है उसकी लगभग 84 जो ग्राम पंचायतें हैं अभी तक टीबी मुक्त हो चुकी हैं। तो ये हमारे राज्य के लिए नहीं, हमारे देश के लिए भी एक गौरव का विषय है। पूरा देश इस जो कबीरधाम जिले है उसका अनुकरण कर रहा है इस अभियान के लिए। तो ये कैसे हुआ? तो हमारे राज्य में पिछले साल एक योजना चली थी टीबी के लिए, निक्षय निरामय अभियान। तो ये जो अभियान था इसके तहत जो टीबी के पेशेंट्स थे उनको हम प्रॉपर पोषण, दवाइयाँ, इनका वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये जो ग्राम पंचायत है और ये जो कबीरधाम जिला है उसने निक्षय निरामय अभियान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। वहाँ जितने भी टीबी पेशेंट्स थे उनको उन्होंने प्रॉपर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की, उनके न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखा, जिसके कारण ये जिला सक्सेस हो पाया। और अगर हम टीबी की बात करेंगे तो भारत सरकार ने भी इसके लिए कुछ लक्ष्य रखे हैं। 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये इसमें जो है छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और अगर छत्तीसगढ़ के ओवरऑल डेटा की बात करेंगे तो अब तक राज्य की लगभग 4,000 जो ग्राम पंचायत है वो टीबी मुक्त घोषित हो चुकी है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा जो गांव है छत्तीसगढ़ का वो टीबी मुक्त घोषित किया गया, या राज्य की कौन सी या कितनी ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी हैं, क्योंकि इसी साल का टारगेट है 2025 का। तो ये जो अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टार्टअप से प्रगति हेतु राज्य सरकार की जो नवीन पहले हैं, सरकार जो है लगातार जो आईटी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, नए नए इन्वेस्टमेंट ला रही है। तो उसी प्रकार का एक जो है प्रदेश में इन्वेस्टमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग के लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग सेंटर है वो नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के नाम से स्थापित हुआ है। ये जो नया रायपुर में स्थापित हुआ है इसका लगभग एरिया है लगभग 3.23 एकर्स में है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए क्या सुविधा है, तो अगर हम फैसिलिटी देखेंगे तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आधारित प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यहाँ हम लैब और
प्रशिक्षण और परीक्षणशाला की स्थापना कर रहे हैं, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं वो वेल वेरीफाइड हो और उनका परीक्षण हम राज्य में ही कर सकें। इसका ये उद्देश्य है। अगर हम देखेंगे कि ये जो हम सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं वो भारत सरकार की आईटी मंत्रालय द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर 2.0 स्कीम है उसका भाग है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर स्कीम है, क्लस्टर स्कीम, इसका उद्देश्य है कि देश में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसको डेवलप करना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देश में डेवलप करना। तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग सेंटर खुला है वो ईएमसी परियोजना का ही एक भाग है। इसमें जो है वो केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग है। इसकी राशि अगर हम देखेंगे तो 108.42 करोड़ है। तो ये जो सेंटर है इसके बाद आप बताएंगे कि प्रदेश में एआई डेटा सेंटर कहाँ खुला है, कब खुला है, उसका क्या एरिया है, और प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ खुला है और कब खुला है। क्योंकि राज्य सरकार लगातार एआई इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो भी योजनाएं होती है, वो आपके एग्जाम के लिए प्री हो या मेंस हो या वनडे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में दुर्लभ खनिजों की प्राप्ति। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के बाद हम माइनिंग सेक्टर्स में भी लगातार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि माइनिंग सेक्टर छत्तीसगढ़ की अर्निंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो लगातार सरकार जो है वो नए जो ओर्स हैं उनकी खोज में लगी हुई है। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का जो महासमुंद जिला है वहां से कुछ दुर्लभ खनिज जैसे निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम ये प्राप्त हुए हैं। अब इनका सर्वेक्षण कैसे हुआ है, तो वैज्ञानिक मैपिंग और ड्रोन की सहायता से इसका सर्वेक्षण हुआ है। 2022 में इसकी पुष्टि हुई थी, लेकिन ये श्योर नहीं था। हाल ही में इसका सर्वेक्षण हुआ है कि हाँ यहाँ पर प्लेटिनम, क्रोमियम और निकेल हैं। तो अगर हम प्लेटिनम, क्रोमियम और निकेल की बात करेंगे तो इंडिया में इसकी क्या स्थिति है, तो भारत जो है मोस्टली ये इंपोर्ट करता है। तो अगर कहाँ से इंपोर्ट करता है, भारत जो है निकेल जो है वो कनाडा और रशिया से ज्यादातर इंपोर्ट करता है, और क्रोमियम अगर हम देखेंगे तो हम यूके और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। प्लेटिनम कुछ मात्रा में हम यूएई और दक्षिण अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं। तो ये भारत जो है इन खनिजों में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं है, हम इंपोर्ट इनका ज्यादा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की इन जो खनिजों के बाद अगर हम छत्तीसगढ़ के वर्तमान खनिज की क्या स्थिति है, वर्तमान हमें मिनरल से कितनी इनकम मिल रही है, तो हाल ही में जनमन में कुछ डेटा जारी हुआ था, वो डेटा हमने यहाँ लिया है। तो राज्य में जो खनिज का उत्पाद का निर्यात है वो लगभग है 2466 करोड़ रुपए राज्य को अर्निंग होती है खनिज उत्पादों का निर्यात करके। अब ये जो निर्यात है वो कौन सी कंपनीज इसमें रोल प्ले करती है, तो वो जो कंपनीज है वो है सेल है, एससीसीएल है, एनएमडीसी है और वेदांता है। हम कहाँ मेजर एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम ये देखेंगे तो हम चाइना, जापान और बांग्लादेश में मेजर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है राज्य के खनिज डेटा, निर्यात के डेटा हैं, हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन राज्य में जो है जितने हमारे पास रिसोर्सेस है उस अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कम है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा रेल फ्रेट कॉरिडोर्स नहीं है। हमारे पास दक्षिण क्षेत्र में जहाँ मोस्टली बस्तर के क्षेत्र में ज्यादा खनिज मिलते हैं, या हमारे नॉर्दर्न एरिया में जो अंबिकापुर का क्षेत्र है वहां पर हमें बॉक्साइड्स मिलते हैं, वहां हमारे पास सीमित रेल परियोजना है या सीमित रेल कॉरिडोर्स है, तो जिसके कारण हमारा जो निर्यात है वो बाधित होता है। दूसरा ये है कि हमारा स्टेट है वो लैंडलॉक्ड है, हमारे पास पोर्ट्स नहीं है, तो पोर्ट्स के अभाव में हमारा इंटरनेशनल जो निर्यात है वो कई बार हैम्पर होता है, और कई बार हमारी लॉजिस्टिक्स जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन के लिए सरकार ने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है 24-30 की, उसमें हमारे जितने भी निर्यातक इकाई है उसको 25% लॉजिस्टिक्स में छूट देने का प्रावधान किया गया है।
तो अब ये जो टॉपिक है ये वनडे के हिसाब से ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्य में जो है क्रोमियम निकेल कहाँ से मिला है या फिर कितना इंपोर्ट हो रहा है। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप एक पूरा ये जो सब टॉपिक्स हैं उनको मिला के एक पूरा टॉपिक बना सकते हैं कि राज्य में खनिजों की स्थिति और जो सरकार है उसके वर्तमान कदम क्या है, हमारी भविष्य की परियोजनाएं क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि मिनरल्स वाला सेक्टर लगातार हमारी मैगजीन्स में आता है, हमारे न्यूज़पेपर में आता है, तो ये जो सेक्टर है वो मेंस के लिए हो या वनडे एग्जाम के लिए हो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे युवान वॉलेंटियर कार्यक्रम। अब ये जो कार्यक्रम है वो नाम से ही क्लियर है, युवा प्लस वॉलेंटियर से बना है युवान। ये जो कार्यक्रम है वो बलौदाबाजार वन मंडल उसके द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं में जागरूकता लाना। तो नाम से ही क्लियर है, हम युवाओं को पर्यावरण संरक्षक वॉलेंटियर्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे, उनको फील्ड विजिट कराएंगे और ट्रेनिंग और फील्ड विजिट के बाद युवाओं को हम प्रशिक्षण पत्र देंगे, जिससे वो जो भी उन्हें स्किल सीखा है, जैसे कि युवाओं ने किसी क्षेत्र में गार्डनिंग का स्किल सीख लिया, किसी क्षेत्र में उन्होंने स्नेक रेस्क्यू का स्किल सीख लिया, तो उसके बाद उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा जो उनकी एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करेगा और राज्य में जो जैव विविधता है उसके संरक्षण में भी हेल्प करेगा। मेरा गांव मेरी पहचान योजना। अब ये जो योजनाएं हैं लगातार जिला स्तर पर चल रही है। जैसे हमने युवान कार्यक्रम देखा तो वो बलौदाबाजार जिले का कार्यक्रम था। अब ये जो मेरा गांव मेरी पहचान योजना है ये जिला स्तर की योजना है, रायपुर जिला प्रशासन ने प्रारंभ की है। तो इसमें रायपुर जिले के हर गांव को हम आदर्श ग्राम बनाएंगे। अब ये आदर्श ग्राम हम कैसे बना सकते हैं, उनकी कल्चरल हेरिटेज और उनकी सोशल हेरिटेज का कंजर्वेशन करके, है ना। तो आदर्श ग्राम बनाने के लिए हम उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक जो पहचान है उनको हम संरक्षित करेंगे। अब ये संरक्षण कैसे होगा, ये संरक्षण शासन की जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है हितग्राहियों को देंगे। दूसरा, ये जो गांव है उनमें पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है, जैसे किसी गांव में पोषण की प्रॉब्लम है, कुपोषण की प्रॉब्लम है, किसी गांव में टीबी की प्रॉब्लम है, किसी गांव में आवास की समस्या है, तो उन पर्टिकुलर समस्याओं पर टारगेट करके हम इन्हें आदर्श ग्राम के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये थी मेरा गांव मेरी पहचान योजना। लगातार हम सुन रहे हैं राज्य का जो है वो रजत जयंती वर्ष है, छत्तीसगढ़ 2025 में 25 वर्ष का हो रहा है, तो रजत जयंती वर्ष है। इसी रजत जयंती वर्ष को हम रजत जयंती समारोह के रूप में मना रहे हैं। तो ये जो समारोह है वो 15 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 फरवरी 2026 को समाप्त होगा। जो समारोह है इसके अंतर्गत हम क्या क्या करेंगे, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर। दूसरा, हम जो छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की उपलब्धियां हैं उनका प्रदर्शन करेंगे, विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां लगेंगी, जो भी छत्तीसगढ़ के साहित्य हैं उन पर संगोष्ठी होगी। तीसरा है इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी जो है फ्लैक्स, विभिन्न विभागों का फ्लैक्स लगाएंगे। तो ये जो रजत जयंती समारोह है वो 15 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है और 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे वसुंधरा सम्मान। तो हाल ही में आज ही की न्यूज है कि वसुंधरा सम्मान प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ में राहुल देव को। ये जो पत्रकार और लेखक दोनों हैं। अब ये जो सम्मान है वो देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है, 2000 से दिया जा रहा है। इस जो सम्मान है इसका 25th एडिशन है। तो ये था हमारा वसुंधरा सम्मान। इसके साथ ही हम अपनी जो ये करंट अफेयर्स की सीरीज है उसको एंड कर रहे हैं। ये हमारे जुलाई और अगस्त के कुछ पार्ट हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में हमारे अगस्त के करंट अफेयर्स लाएंगे। तो आप छत्तीसगढ़ की सीरीज और इंडिया की सीरीज दोनों को कनेक्ट कीजिए और साथ में देखिए। और जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।